न्यूमेरिकल वैल्यूड क्वेश्चन था बट वेरी इजी. बस 2 बार डिफरेंशिएट करके 2 इक्वेशंस निकालने थे एंड यू जस्ट हैड टू इक्वेट देम. Hello guys and welcome back. I am Fatima ma'am and we are doing with you a series for the upcoming JEE exam in which we are taking previous year questions from JEE papers. Today's topic for us is application of derivatives. We'll be dividing application of derivatives into two parts because it is a very vast topic. बहुत सारे अलग अलग concepts इसमें आ जाते हैं. तो आज के लेक्चर में व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज एंड मीन वैल्यू थ्योरम्स. इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आए हैं आपके जेई में वो हम आज करने वाले हैं. इसमें से रेट ऑफ चेंज बहुत सिंपल होता है. टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स ऑल्सो वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट. हर जेई के पेपर में टैंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन कंपल्सरीली होता ही होता है. मीन वैल्यू थ्योरम्स भी आता है. ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, या तो डायरेक्टली यू विल हैव टू फाइंड सम वैल्यू या फिर थोड़ा सा यू माइट फाइंड इट अ बिट मोर चैलेंजिंग. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड ऑन मीन वैल्यू एज वेल. टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स यू हैव टू मेक श्योर कि आप एकदम अच्छे से उसको पक्का करो और वो है भी बहुत आसान. ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. वील स्टार्ट विद रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज. एज यू कैन सी, a spherical iron ball of 10 centimeter radius is coated with a layer of ice of uniform thickness that melts at a rate of 50 centimeter cube per minute. When the thickness of ice is 5 centimeter, then the rate at which the thickness decreases is what? तो हम क्या करते हैं, एक स्फेरिकल आयरन बॉल ले लेते हैं, थिकनेस उसका x नाम दे देते हैं हम उसको, और उसका रेडियस उन्होंने बोला है कि 10 है. तो आप अगर पूरा रेडियस कंसिडर करोगे, इफ यू कंसिडर द होल रेडियस, कैन यू से दैट इट इज गोइंग टू बी 10 plus x? yes or no? if you take the whole radius, can you say that it is going to be 10 plus x? करेक्ट. पूरा रेडियस लोगे तो 10 plus x हो जाएगा. ऑल राइट, ग्रेट. तो अभी वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम दिया है ना, इट मेल्ट्स एट अ रेट ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट. मुझे कैसे पता इमीजिएटली कि वॉल्यूम है, जबकि यहाँ पे वॉल्यूम मेंशन ही नहीं किया है. अगर आपको प्रॉब्लम होता है समझने में, वैसे तो मेल्ट हो रहा है मतलब पूरा ही मेल्ट होगा, ऐसे सिर्फ कॉर्नर से मेल्ट तो नहीं होगा. बट दिस इज द हिंट हियर, क्यूब में डायमेंशन वॉल्यूम का ही होता है. ओके, सो द वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग ना. if it is melting it means that the volume is decreasing. 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट पे के रेट पे उसका वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है. थिकनेस ऑफ आइस भी किस रेट पे डिक्रीज होगा ये आपको बताना है. ऑफकोर्स अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो रेट ऑफ थिकनेस ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ थिकनेस विल ऑल्सो बी नेगेटिव ओनली. तो सॉरी, दिस विल नॉट बी dv by dx बिकॉज इट इज रेट ऑफ चेंज. तो रेट ऑफ चेंज हमेशा टाइम के साथ होता है. सो दिस इज गोइंग टू बी dv by dt. सो दिस इज इक्वल टू -50. ऑल राइट. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब. यहाँ पे आर की जगह पे मेरे पास है 10 plus x. अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके साथ? t के साथ. रेट ऑफ चेंज मतलब आपको t के साथ करना है. तो ये हो जाएगा dv बाई dt इज इक्वल टू 4π/3 इंटू 3 टाइम्स 10 plus x द होल स्क्वायर. अंदर जाओगे इसमें 0 plus x का डेरिवेटिव विथ t इज गोइंग टू बी व्हाट? dx by dt. अब इसमें से मुझे ये दिया हुआ है dv by dt इज गिवन टू मी एज -50. यहाँ पे मेरे पास बचेगा 4π इंटू 10 plus x द होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू dx by dt. So dx by dt I am actually getting it to be -50 upon 4π into 10 plus x the whole square. आपको बताना है कि जब थिकनेस ऑफ आइस 5 सेंटीमीटर है तब ये रेट ऑफ चेंज क्या है. मतलब at x is equal to 5 you have to find out. So this will be -50 upon 4π into 10 plus 5 will give me 15. 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का स्क्वायर होता है 225. So let us cancel stuff out now. 25 into 2 and 25 into 9. 2 ones are 2 twos are. So you are getting this to be -1/18
माइनस क्यों आ रहा है? बिकॉज डिक्रीजिंग का रेट है, सो द रेट एट विच इट डिक्रीजेज इज गोइंग टू बी 1/18 पे 1/18 पाई, सॉरी 1/18 पाई, विच इज योर ऑप्शन ए. गॉट इट? यस. इजी, काफी इजी. रेट ऑफ चेंज पे बेसिकली बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, यहाँ पे दिस मेक दिस नेगेटिव. ऑलराइट, चले आगे बढ़े. बहुत इजी. चलो चलो, लेट्स मूव अहेड विदाउट वेस्टिंग टाइम. ओके, ये क्या है देखो अभी. A water tank has the shape of an inverted right circular cone, ठीक है, whose semi vertical angle is tan inverse of half. ओके, देखते हैं सेमी वर्टिकल एंगल का मतलब क्या होता है, बट पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. वाटर इज poured into it at a constant rate of 5 cubic meter per minute. अगेन ये क्या हुआ, दिस विल बी dv by dt. 5 क्यूबिक मीटर पर मिनट पे जो है वॉल्यूम उसका बढ़ रहा है, क्योंकि पानी भरोगे तो उसका वॉल्यूम ही बढ़ेगा ना, सरकमफरेंस वगैरह थोड़ी ना बढ़ेगा. द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग एट द इंस्टेंट वेयर द डेप्थ ऑफ द टैंक इज 10 मीटर. लेवल ऑफ वाटर मतलब क्या होगा कि यहाँ पे कहाँ तक वो पहुंच रहा है, ये कहाँ तक पहुंच रहा है. तो सबसे पहले इसमें मार्क करो, ये तुम्हारा हाइट है, तो इसका रेट ऑफ चेंज आपसे पूछा है. द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग, ये रेडियस हो गया, दिस इज द रेडियस, करेक्ट. नाउ इफ यू टेक दिस हियर, ये भी हाइट ही है. अब सेमी वर्टिकल एंगल क्या होता है? सेमी वर्टिकल एंगल इज दिस एंगल राइट हियर. ये पूरा जो एंगल है ये वर्टिकल एंगल है, उसका आधा ले लोगे तो ये सेमी वर्टिकल एंगल हो जाता है. तो अगर मैं इसको दे दूं नाम थीटा, एंड इफ आई टेक दिस ट्रायंगल, दिस इज ऑल्सो एच, if I take this triangle, in this triangle can I say that my tan theta is going to be r by h? मुझे थीटा बोला है कि tan इनवर्स ऑफ हाफ है, थीटा मुझे बोला है कि tan इनवर्स ऑफ हाफ है, मतलब कैन आई से दैट माई tan थीटा विल बी हाफ, मतलब मेरा r बाय h जो है वो हाफ है. यहाँ पे से आप रिप्लेस कर सकते हो किसी को भी, करेक्ट. अब वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट. यू कैन रिप्लेस आइदर वन ऑफ देम, आर को या एच को रिप्लेस करो, और फिर प्रिफरेबली तो आप एच को ही करोगे, बिकॉज आपको हाइट उसका चाहिए, तो आप आर की जगह पे एच लाओगे, है ना. दैट्स हाउ यू आइडेंटिफाई दैट व्हाट यू आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट, बिकॉज आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट दिया है, और आपको ये भी जो है हाइट ही दिया है, डेप्थ ऑफ द टैंक मतलब हाइट. वन important थिंग, this theta will be constant no matter how what is the height of the water level. why? because ये देखो ना, आप यहाँ पर हो तो ये तुम्हारा रेडियस हो जाता है, ये तुम्हारा हाइट हो जाता है, बट एंगल तो वही है. यहाँ पर हो अगर, तो ये पूरा तुम्हारा हाइट है, ये तुम्हारा इतना पार्ट रेडियस है, बट एंगल तो सेम ही है. मतलब वेर एवर यू आर गोइंग दैट tan थीटा इज गोइंग टू रिमेन कॉन्स्टेंट. इनडायरेक्टली इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट यहाँ से आपको क्या मिल जाता है, h इज इक्वल टू 2r मिल रहा है. So instead of saying that height is always twice of the radius, they have said that the vertical angle is 2, which is a better and more sophisticated way of saying the same thing. Alright, so the ratio of height and radius is always going to be constant. So you can replace it directly. Solve karo and check out the answer with me. Very simple. Okay. Again, I think this is there in your Maharashtra State Board textbook. But वो differential वाले chapter में, not in EOD. Okay. चलो, गॉट इट. 1/5 पाई, यस, राइजिंग है यहाँ पे, तो आपको नेगेटिव लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स डू वन मोर. अ 2 मीटर लैडर. ओहो, लैडर वाला प्रॉब्लम तो सबको आता है. लैडर वाला प्रॉब्लम वेरी वेरी फेमस. A 2 meter ladder leans against a vertical wall. If the top of the ladder begins to slide down, then the rate at which the bottom of the ladder slides away when the top is 1 meter above the ground is. Okay, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा. दिस विल बी अ लैडर. ये इसका टॉप है, ये इसका बॉटम है. डेफिनेटली अगर यहाँ से ये नीचे आएगा तो यहाँ से ये आगे जाएगा, यहाँ से अगर आप इसको नीचे लोगे तो यहाँ से ये आगे जाएगा. मतलब जब टॉप स्लाइड नीचे होता है तो ये आगे से बढ़ जाता है. बट अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल दिखता है तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस लगाते हैं. फेवरेट चीज़ है हमारी. तो पाइथागोरस जब लगाओगे आपको क्या मिलेगा, x² + y² = 2². यस, आपको क्या दिया है, द टॉप इज स्लाइडिंग डाउन एट द रेट ऑफ 25 cm/s. मतलब कैन आई से दैट योर dy by dt इज गिवन टू यू एज -25.
Yes, and you have to find out dx by dt when the latter is 1 meter above the ground, मतलब y दिया है इसमें. तो इसको डिफरेंशिएट अगर करोगे तो यू विल गेट 2x dx by dt प्लस 2y dy by dt इज इक्वल टू 2 into 2 मत लिख देना, वो कांस्टेंट है, 0 होगा. ओके. अब y पता है आपको, आपको x पता करना पड़ेगा. हाउ विल यू फाइंड x? यू कैन फाइंड x फ्रॉम दिस इक्वेशन. जब y की वैल्यू 1 होगी तब x की वैल्यू यहाँ पे √3 आ जाएगी. x की वैल्यू यहाँ पे √3 आ जाएगी. यस. तो व्हेन y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू √3, ओ सॉरी, दिस इज dy by dt. Also dy by dt is also given to you, so you know x, you know y, you know dy by dt. You have to find this. Come on, find it and tell me the answer fast. Fast, fast, fast. Come on guys, let's be quick. Got it? 25 upon √3, which is your option C. That is your answer. Shall we move ahead? आगे बढ़े? चलो, let's see what is the next question that we have. अब आ जाते हैं आपके tangents and normals पे. If the tangent to the curve y is equal to f of x is equal to x log x at some point c comma f of c is parallel to the segment joining 1 comma 0 and e comma e, then what is the value of c? ठीक है. टैंजेंट का स्लोप आपको पता होना चाहिए कि जब आप कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हो तो dy बाई डी एक्स जो होता है वो एक पर्टिकुलर x कॉमा वाई पे उस टैंजेंट का स्लोप होता है. ओके. मतलब फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ कर्व हियर एंड इफ आई मेक सम टैंजेंट. ओके, ये तो स्ट्रेट लाइन जैसा ही बन गया, थोड़ा सा कर्व ही कर देते हो उसको. से यू हैव अ कर्व, या इफ यू मेक अ टैंजेंट हियर, सो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको dy बाई डी एक्स मिलता है वो उस टेंजेंट का स्लोप होता है. ठीक है. तो देखो मुझे क्या दिया है, y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स. ऑल राइट. जो इस पे टेंजेंट बन रहा है c कॉमा एफ ऑफ c पे, जो टेंजेंट बन रहा है, तो पहले c कॉमा एफ ऑफ c पे टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं. dy बाई डी एक्स क्या होगा, uv लगेगा यहाँ पे x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1. c कॉमा एफ ऑफ c पे चाहिए, मतलब dy बाई डी एक्स यू नीड टू फाइंड एट x इज इक्वल टू c. ये डंडा बना के लिखते हो, यू रीड दिस एज एट. ओके. So this will be 1 plus log of c. Now they have said that this tangent is parallel to the line segment joining these 2 points. मतलब the slope will be equal to the slope of the line segment which is joining these 2 points. What will be the slope of the segment joining those 2 points? y2 minus y1 upon x2 minus x1 होता है. मतलब you'll get e minus 0 upon this e minus 1. So you're getting the slope to be e minus 0 upon e minus 1. Now, since the two lines, this tangent and this segment, they have the same slope since they are parallel, can I say that these two things should be equal? So this will be e upon e minus 1. आपको c का वैल्यू चाहिए, ठीक है. Log c will be e upon e minus 1 which is e minus e plus 1. तो ये बन जाता है 1 अपॉन ई माइनस 1. ये है तुम्हारा लॉग सी. तो इसको अगर c चाहिए यहाँ से तो दैट विल बी e रेज टू 1 अपॉन ई माइनस 1, जो कि आपके ऑप्शन में है ऑप्शन सी. गॉट इट? वेरी सिंपल, बेसिक. इट 2020 में ही आया है, ऐसा नहीं कि बहुत पहले ऐसे इजी क्वेश्चंस पूछते थे. वही पूछते हैं अभी भी, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है. तो टैंजेंट नॉर्मल आपको अच्छे से आना ही चाहिए. ऑलराइट, चलो लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं. ओके, लेट्स सी व्हाट इज दिस. If the tangent to this curve y is equal to x plus sin y at a comma b is parallel to the segment, ये भी लगभग वैसा ही है, बस इसमें इक्वेशन जो है वो थोड़े अलग तरीके से दिया हुआ है. तो y is equal to x plus sin y, let me write it like this. y, बिकॉज अगर आपने डिफ्रेंसिएशन का बूस्टर देखा होगा तो वहाँ पे मैंने आपको इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए शॉर्टकट दिया था. क्या शॉर्टकट था वो? इफ़ यू हैव अ फंक्शन, सारी चीज़ें एक्स और वाई के टर्म्स में जो भी है उसको लेफ्ट साइड पे रखो, कांस्टेंट को आरएचएस में भेज दोगे, तो डी वाई बाई डी एक्स यू गेट बाय माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब आप y को रख देते हो कांस्टेंट, तो 0
-1 और इसका भी 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, मतलब अभी आपका x कांस्टेंट हो जाएगा, तो यू विल गेट 1 माइनस कॉस y। अब आपको बोला है कि ये जो टैंजेंट है वो ये सेगमेंट को पैरेलल है, ये सेगमेंट को पैरेलल है, ये सेगमेंट का स्लोप क्या है, ये सेगमेंट का स्लोप है 2 - 3/2 अपॉन हाफ माइनस 0। तो 2 - 3/2 भी तो हाफ ही होता है, तो आपको स्लोप मिल रहा है 1, विच मीन्स दैट ये स्लोप और ये स्लोप तो इक्वल है, तो दिस विल बिकम इक्वल, मतलब 1 माइनस कॉस वाई यू आर गेटिंग इक्वल टू 1, विच मीन्स योर कॉस वाई इज 0, मतलब y आपका π/2 है। आपको पॉइंट निकालना है जिस पॉइंट पे द स्लोप इज इक्वल, so you have the y coordinate of that point, now you need the x coordinate. How will you find the x coordinate? Since that point lies on your particular curve, it should satisfy the equation of the curve, so when you put y is equal to π/2 there, what will you get the x coordinate as? You will get x as π/2 minus 1, मतलब a कॉमा b जो आपका पॉइंट है वो ये है π/2 minus 1 कॉमा π/2, which means your a is π/2 minus 1 and b is π/2। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया यहाँ पे, बताओ मुझे जल्दी। सी हो गया, ऑप्शन सी आ रहा है कि नहीं? यस, ऑसम। दिस इम्प्लिसिट फंक्शन शॉर्टकट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, बिकॉज मोस्टली यहाँ पे इम्प्लिसिट फंक्शन ही दिए रहते हैं, मोस्टली इम्प्लिसिट फंक्शन ही आपको दिए रहेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, लेट्स मूव अहेड। यस, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ऑलराइट, अभी ये देखो क्या है क्वेश्चन। द नॉर्मल टू द कर्व x² + 2xy - 3y² इज इक्वल टू 0 एट 1, 1 कर्व को वापस से कहाँ मीट करता है, मतलब बेसिकली 1, 1 पे एक नॉर्मल है, 1, 1 पे आप एक नॉर्मल बना रहे हो और वो नॉर्मल वो कर्व को वापस से जाकर मीट करेगा, तो वो वापस से जाकर कर्व को कहाँ मीट करता है ये आपको बताना है। बेसिकली अगर आपने नॉर्मल का इक्वेशन निकाल दिया तो आप उसको इसकी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करके पता कर सकते हो कि वो कहाँ मीट कर रहा है, तो बेसिकली आपको इसका इक्वेशन ही निकालना है। तो चलो लेट्स राइट दिस हियर। सबसे पहले हम टैंजेंट का स्लोप निकालेंगे। ये अगर मेरा कर्व का इक्वेशन है तो डिफरेंशिएट करो इसको, अगेन इम्प्लिसिट है, तो dy/dx माइनस पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x विल बी 2x प्लस यहाँ पे 2y कांस्टेंट हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 3x² का डेरिवेटिव हो जाता है -6x, डिवाइडेड बाय नीचे आएगा पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, ये 0, यहाँ पे 2x कांस्टेंट आ जाएगा सिर्फ। ठीक है, तो ओ सॉरी, वेट वेट वेट, दिस इज 3y², ये 3y² है, सो दिस विल बी 2x माइनस 6y। ठीक है, ये माइनस साइन को नीचे लेके चले जाएंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यू विल गेट x प्लस वाई अपॉन 3y माइनस एक्स। ये क्या है? ये है टैंजेंट का स्लोप। टैंजेंट का स्लोप 1, 1 पे व्हाट विल दिस स्लोप बी? 1, 1 पे अगर आपको स्लोप निकालना है तो ये होगा 1 + 1 अपॉन 3 - 1 विच इज 2/2 विच इज 1। दिस इज स्लोप ऑफ टैंजेंट। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है? स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ टैंजेंट। मतलब अगर टैंजेंट का स्लोप a/b होगा तो नॉर्मल का स्लोप -b/ होगा। बेसिकली उसको फ्लिप करके नेगेटिव कर दो, 3/4 होगा, फ्लिप 4/3 एंड पुट अ नेगेटिव साइन, दैट विल बी -4/3। यार यहाँ पे फ्लिप करने के लिए तो कुछ नहीं है, बट नेगेटिव तो कर ही सकते हो। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल बिकम्स -1। Now if you have slope, you have point of contact, can you find the equation of the normal? 2 point form से y minus y1 is equal to -1 into x minus x1. That makes it y minus 1 is equal to minus x plus 1, which is x plus y is equal to 2. यहाँ से x की वैल्यू ले लो 2 minus y और उसको कर दो इसमें सब्स्टिट्यूट। क्यों? बिकॉज आपको फाइंड करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट ऑफ द नॉर्मल विद दिस कर्व। तो व्हेन यू पुट दिस एज 2 minus y द होल स्क्वायर, x की जगह पे 2 minus y, ये सॉल्व करोगे तो आपको y कोऑर्डिनेट मिलेगा। यू विल गेट 2 वैल्यूज बिकॉज सी दिस इज क्वाड्रेटिक। एक y की वैल्यू आपको 1 ही मिलेगी, वो तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। यू विल गेट 1 more वैल्यू ऑफ y,
that value of y you can put here and you will get 1 point. You have to check in which quadrant that point lies. That's the question. That's it. Can you guys complete it? Yes. Just solve this equation. Find out the other value of y. एक value 1 है already. दूसरी y की value डालो, इस line के equation में डालो, x का corresponding value find करो और देखो कि वो जो point आता है वो कौन से quadrant में lie करता है. Come on guys, fast. Come on, complete it. चलो 3 -1 fourth quadrant you are getting. Yes. All right guys, amazing. Let's move ahead. Yeah, चलो आगे बढ़ते. Okay, let's have a look at this. काफी simple question है ये. If the tangent to y is equal to e raised to x at c comma e raised to c and the normal to the parabola y square is equal to 4x at 1 comma 2 intersect at the same point on the x axis, then what is the value of c? ठीक है. यहाँ पे only thing is there are two different equations given. Okay, y is equal to e raised to x पे एक tangent बना रहे हैं c comma e raised to c पे. ठीक है. dy by dx क्या होगा? e raised to x हो जाएगा. और अगर आपको c कॉमा e raised to c पर चाहिए वो, तो dy by dx will become e raised to c. ठीक है. अब y square is equal to 4x. let me write it as y square minus 4x is equal to 0. यहां पर एक नॉर्मल बना रहे, तो चलो पहले टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं. dy by dx will become what? पार्शियल डेरिवेटिव फिर से माइनस ऑफ -4 अपॉन 2y विच गिव्स यू 2/y. कौन से पॉइंट पे बना रहे हो? 1 कॉमा 2 पे. तो dy by dx at 1 comma 2 gives you 2/2 which is 1. This is the slope of tangent. तो slope of normal क्या हो जाएगा? At 1 comma 2 slope of normal is going to be -1. Can we find the equation of normal now? Yes. At 1 comma 2, so that will be y minus 2 is equal to -1 into x minus 1. This becomes y minus 2 is equal to minus x plus 1. मतलब x plus y is equal to 3 is the equation of the normal. I forgot to find the equation of tangent here. This will be y minus e raised to c is equal to e raised to c into x minus c. अब वो बोल रहा है कि ये tangent और ये normal x axis को सेम पॉइंट पे कट कर रहे हैं. तो चलो x axis को कहां पे कट कर रहे हैं वो देखते हैं. y is equal to 0 डालना पड़ेगा. तो क्या मिलेगा? माइनस e raised to c is equal to e raised to c into x minus c. e raised to c e raised to c तो भाई कैंसिल हो गया. बचा क्या मेरे पास? 0 मत लिख देना RHS में, -1 बाकी है वहां पे. ओके, so you're getting x minus c is equal to -1 which means that your x is equal to c plus 1. ये वाला पॉइंट ये भी वहां पे कहा y is equal to 0 इसमें भी डालोगे तो you will get x is equal to 3. वो क्या बोल रहा है? एक्स एक्सिस को टेंजेंट मीट कर रहा है, नॉर्मल मीट कर रहा है एक ही पॉइंट पे. यहां से मुझे पॉइंट का कोऑर्डिनेट c+1,0 मिल रहा है, यहां से मुझे पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3,0 मिल रहा है. बट ये दो पॉइंट तो सेम है. ये दो पॉइंट अगर सेम है तो एक मिनट, हाँ, जस्ट अ सेकेंड. दिस इज सपोज टू बी c-1. सॉरी, yeah, is c-1. This is also c-1. Now if both of these are same, can I equate them? Of course I can. So I get c-1 is equal to 3. Matlab c is equal to 4. That is your answer. Got it guys? Yes. Awesome. Very very good. C is equal to 4 is the answer. Numerical valued question था but very easy. बस दो बार differentiate करके दो equations निकालने थे and you just had to equate them. Alright guys, note it down फटाफट. And then let's move ahead. चले आगे बढ़ते हैं. चलो, come on. Okay, this looks nice. The equation of normal to the curve y is equal to 1 plus x raised to 2y plus cos square sin inverse of x at x is equal to 0. चलो करते हैं इसको. पहले वो 1 plus x raised to 2y और cos square sin inverse of x को सिंप्लीफाई कर ले. अच्छा नहीं दिख रहा ना बिल्कुल भी, तो चलो उसको थोड़ा आसान करते हैं. 1 प्लस एक्स रेज टू 2y जो है ये एक वेरिएबल रेज टू वेरिएबल वाला फंक्शन है विच इज एज यू नो नॉट दैट इजी टू सॉल्व. सो वी विल डू समथिंग एल्स हियर. लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन करने से बेटर लेट्स यूज अ प्रॉपर्टी ऑफ लॉग विच सेज दैट अगर इधर नीचे लॉग है
ये a रेज टू लॉग a टू द बेस m है, तो मैं इसको m लिख सकती हूँ. तो ये मैं यहाँ पे कैसे यूज करूँगी, आई यूज इट इन रिवर्स. मतलब दिस आई विल राइट एज e रेज टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स टू द बेस e रेज टू 2. आप बोलोगे मैम it was already complicated, you made it more complicated. No, I did not. Why? Because now this 2y which is there in the topi, I can bring it down. Yes, so that will become e raised to 2y into log of 1 plus x. तो ये सिंपल uv से सॉल्व हो जाएगा, है ना. अब आते हैं इस पे. लेट्स कम टू दिस. cos square sin inverse of x. Can I first of all write it as cos of sin inverse of x the whole square? Yes. Now you can't do anything about this. इसका तो कुछ नहीं कर सकते, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन में. द टू थिंग्स दैट यू कैन डू, यू कैन आइडर राइट इट एज पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, और यू कैन डू वन मोर थिंग विच इज यूज द ट्रायंगल मेथड. व्हाट इज द ट्रायंगल मेथड? ट्रायंगल मेथड क्या है? साइन इनवर्स ऑफ एक्स है अगर, लेट्स से दैट साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज थीटा, which means that your sin theta is x, which means that your sin theta is x. चलो सपोज यहाँ पे थीटा है, sin थीटा क्या होता है? x अपॉन 1 हो जाएगा ये, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सॉरी अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम दिस एडजेसेंट साइड will become 1 minus x square. So here can I say that my cos theta is going to be square root of 1 minus x square. So theta becomes cos inverse of square root of 1 minus x square. मतलब साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज थीटा एंड थीटा इज कॉस इनवर्स ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स की जगह पे मैं ये लिख सकती हूँ कि नहीं? ऑफ कोर्स. सो नाउ आई विल रिप्लेस दिस बाय कॉस इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो अब कॉस और कॉस इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. यू विल बी लेफ्ट विथ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर. रूट और स्क्वायर भी गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच जाता है आपके पास. तो तुम्हारा ये जो अभी डेंजरस लुकिंग सा था y, नाउ इट बिकम्स e रेज टू 2y log ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस ये पूरा बन गया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर. एक्चुअली लेट्स डू वन थिंग, लेट्स ब्रिंग एवरीथिंग टू वन साइड बिकॉज दिस इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन. तो ये माइनस वाई कर देते हैं इधर लेकर आकर उसको, और ये जीरो हो गया. ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर दे. लेट्स डिफरेंशिएट दिस. dy by dx इज इक्वल टू माइनस पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x. तो सबसे पहले ये e रेज टू 2y log of 1 plus x as it is. You'll go up there and you'll take the derivative of 2y log of 1 plus x, which will be 2y, which is a constant, into the derivative of log of 1 plus x, जो कि बन जाएगा 1 upon 1 plus x. प्लस 1 तो कांस्टेंट है, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x, y भी यहाँ पर कांस्टेंट होगा. नीचे जाओगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, ये e रेज टू 2y log ऑफ 1 प्लस एक्स तो सेम ही रहेगा, इनटू यू नीड अंदर जाके log 1 प्लस एक्स अभी कांस्टेंट हो जाएगा. 2 log ऑफ 1 प्लस एक्स इज द कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव 1, ये दोनों कांस्टेंट, माइनस y का डेरिवेटिव माइनस 1. x इज इक्वल टू 0 पे निकालना है, y कोऑर्डिनेट पता नहीं है, तो x इज इक्वल टू 0 इसमें अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो y क्या मिलेगा? यू विल गेट 1 प्लस 0 रेज टू 2y प्लस कॉस स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ 0. 1 रेज टू 2y 1 ही होगा. कॉस स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ 0 इज व्हाट? साइन इनवर्स ऑफ 0 इज 0. सो दिस विल बी 1 प्लस 1 विच इज 2. तो y यू आर गेटिंग 2. मतलब आपको dy by dx निकालना है 1,2 पे. तो चलो, दिस विल बिकम माइनस e रेज टू 4 log 1 इंटू 2y, सॉरी 2y नहीं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 0. नो, या इट इज एक्चुअली x इज इक्वल टू 0. 0,2 है वो, सॉरी 1,2 नहीं है, 0,2 है, तो ले लेते हैं 0,2. ठीक है, माइनस 0 अपॉन, फिर से यहाँ पे वही e रेज टू 4 log 1 इंटू 2 टाइम्स log 1 माइनस 1. अच्छा, log 1 0 होता है कि नहीं? यस. सो ये बन जाता है e रेज टू 0 इंटू 4 अपॉन, नीचे आता है e रेज टू 0 इंटू 0 माइनस 1.
विच इज -4/-1 जो कि 4 है. आपको चाहिए क्या था? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. ओके, सो स्लोप ऑफ tangent you are getting 4 at 0, 2. You have to find the slope of normal and hence its equation. Can you complete this? Yes, slope of normal will become -1/4. Point of contact you already have 0, 2. Find me the equation of normal. Come on fast. Chalo, come on, come on, come on. Got it? X plus 4y is equal to 8. That is your option B, which is your answer. Amazing, guys. Awesome, awesome. Let's move ahead. चलो आगे बढ़ते हैं. क्या क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट? All right, this is a very simple question. If the tangent to the curve y is equal to x cube plus ax minus b at the point 1 comma minus 5 is perpendicular to the line minus x plus y plus 4 is 0, then which of the following points lies on the curve? You have to find out which of the following points satisfies the equation of your curve. Okay, मतलब पहले कर्व का इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा. मतलब बेसिकली ए और बी निकालना है. सबसे पहले 1, -5 इस पे लाई करता है, तो 1, -5 को सबसे पहले इसमें सब्सटीट्यूट कर दो. तो व्हाट विल यू गेट? यू गेट -5 इज इक्वल टू 1 प्लस ए minus b, which means that your a minus b is equal to -4. मिल गया इक्वेशन 1. Now you have to find इसका डेरिवेटिव. dy by dx gives you 3x square plus a. आपको बोला है कि ये जो tangent है 1, -5 पे, 1, -5 पे tangent क्या आएगा? x is equal to 1 पे चाहिए. That will be 3 plus a. It is perpendicular to this line. इस लाइन का स्लोप क्या है? 1. स्लोप कैसे मिलता है लाइन का? लाइन का स्लोप कैसे मिलता है? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y. दैट विल मेक इट माइनस ऑफ -1/1 विच इज 1. इसका स्लोप 1 है, पर मेरा टेंजेंट इसको परपेंडिकुलर है. मेरा टेंजेंट इसको परपेंडिकुलर है, तो मेरे टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा -1, विच मीन्स दैट योर 3 प्लस ए इज इक्वल टू -1. मतलब तुम्हारा a आ रहा है -4. You can substitute it here. You will get b. Put the values of a and b in the equation of your curve. You will get your curve ka equation. Then substitute the options and see which of them is satisfying. And tell me the answer. Easy tha na? Kitna simple question. Very simple. Chalo. Complete karo. Come on. Fast, fast, fast. There you go. You're getting option B. ए का वैल्यू -4, B2 आता है, तो आपका 2, -2 इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन. दैट इज योर आंसर. चलो आगे बढ़े. आगे बढ़ते हैं. चलो कम ऑन. Looks very dangerous because unnecessary information is given to you here. Don't get scared. We'll solve it. Tangent to the curve y is equal to x upon x square minus 3. X is a real number. It is not equal to plus minus √3 at alpha comma beta. Alpha comma beta is not the origin. If the tangent is parallel to the line 2x plus 6y minus 11, then what option is true? Alpha comma beta is the point of contact. Alpha comma beta is the point of contact. Alright, तो चलो पहले इसका डेरिवेटिव निकालो. y आपको दिया है x upon x square minus 3. dy by dx becomes x square minus 3 into x का डेरिवेटिव which will be 1 minus x as it is. X square minus 3 का डेरिवेटिव will be 2x divided by x square minus 3 the whole square. X square minus 3 the whole square. Alright, so ये हो जाता है x square minus 3 minus 2x square divided by x square minus 3 का square, which is minus x square minus 3 upon x square minus 3 square. Tangent is parallel to this line. इसका स्लोप होगा -1/3. अल्फा कॉमा बीटा पे चाहिए ना. अल्फा कॉमा बीटा पे इसका स्लोप हो जाएगा -α स्क्वायर -3 अपॉन अल्फा स्क्वायर -3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1/3. ये माइनस माइनस गया, क्रॉस मल्टीप्लाई. एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, दिस इज सपोज टू बी पूरा माइनस साइन. तो ये माइनस साइन अगर तुमने पूरा बाहर ले लिया तो अंदर अल्फा स्क्वायर +3 बच जाएगा. ठीक है, हाँ अब ठीक.
चलो अब क्रॉस मल्टीप्लाई 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 9, वो RHS में जाके ओपन कर दो, तो अल्फा रेज टू 4 माइनस 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 9, what are you getting? You're getting alpha raised to 4 minus 9 alpha square is equal to 0. You take alpha square common, alpha square plus minus 9 is 0, which means that alpha square into alpha plus 3 into alpha minus 3 is 0. तो अल्फा इज इक्वल टू 0, 3 माइनस 3. बीटा कैसे मिलेगा? बीटा यहां से मिलेगा, बीटा की वैल्यू आ जाएगी 0, 3/3 स्क्वायर विच इज 9 माइनस 3 विच इज 3/6 एंड माइनस 3/6. जीरो तो उन्होंने बोला है नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन बच जाता है 3, हाफ या फिर -3, -हाफ, -3, -हाफ. तो इन दोनों ऑप्शंस को चेक करो एक 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 करके यहाँ से. You have to check once for, मतलब I don't think that you'll have to check for both because mod. तो 3, हाफ को चेक करो ऑप्शंस में, अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू हाफ डाल के चेक करो विच ऑफ द ऑप्शंस इज करेक्ट. दैट विल बी योर आंसर. चलो completed, come on, fast fast fast. All right, you're getting option D, 19. Yes, that is your answer. All right, 10 questions we have already covered. We are yet to cover a few more questions. Stay with me, guys. Amazing questions I have lined up for you. Let's see the next one. What do we have? Let's see. All right, here we go. If theta denotes the angle between the curves y is equal to 10 minus x square and y is equal to 2 plus x square at a point of their intersection, then mod of tan theta is what? Okay, थीटा जो है एंगल डिनोट करता है दो कर्व्स के बीच का. एक कर्व है y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा है 2 प्लस एक्स स्क्वायर. देन tan थीटा क्या है? ठीक है, कर्व के बीच का एंगल मतलब उनके टेंजेंट्स के बीच का ही एंगल होता है. ऑलराइट, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन जाता है. वहां पर जो दोनों कर्व के टेंजेंट बन रहे हैं उनका जो एंगल होगा वही तुम्हारा कर्व के इंटरसेक्शन का भी एंगल होता है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें पता करना पड़ेगा कि ये दोनों कर्व्स कहाँ पे मीट कर रहे हैं. तो पहले वो पता कर लेते हैं. y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स स्क्वायर एक कर्व है, दूसरा कर्व है 2 प्लस एक्स स्क्वायर. इक्वेट कर दो, 2 प्लस एक्स स्क्वायर यू आर गेटिंग इक्वल टू 10 माइनस एक्स स्क्वायर. 2x स्क्वायर हो जाता है 8, एक्स स्क्वायर हो जाता है 4. मतलब कर्व तुम्हारे मीट कर रहे हैं प्लस माइनस 2 पे. कर्व तुम्हारे मीट कर रहे हैं x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2 पे. ठीक है, चलो अब डिफरेंशिएट कर देते हैं. y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स स्क्वायर एक कर्व है, दूसरा कर्व है 2 प्लस एक्स स्क्वायर. dy बाई डी एक्स क्या होगा? -2x, और यहाँ पे dy बाई डी एक्स होगा +2x. तो अभी एक चीज ध्यान में देखो, यहाँ पे तुमने अगर x इज इक्वल टू 2 डाला तो ये -4 ये +4 बनेगा. -2 डालोगे तो ये जो है वो -4, ये +4 और ये -4 बन जाएगा. तो इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस. वन ऑफ द स्लोप्स इज गोइंग टू बी 4, द अदर वन इज गोइंग टू बी -4. वही बात हो गई. ठीक है, tan थीटा का फॉर्मूला पता है सबको. tan थीटा क्या होता है? मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2. So you are getting this as 4 minus of -4 upon 1 plus 4 into -4. That makes it 8 upon 1 minus 16, मतलब -15. मॉड ले लोगे तो 8/15 is your answer, which is option D. Easy? Yes? Simple question है. All right, great. चलो let's move ahead. आगे बढ़ते हैं. Yes? All right. क्या है अगला क्वेश्चन देखो. The normal to the curve y into x minus 2 into x minus 3 is equal to x plus 6 at a point where the curve intersects the y-axis also passes through the point. बड़ा अजीब लैंग्वेज है, उसको ब्रेक करो. एक कर्व है, उस पर नॉर्मल बना रहा है. कहाँ पर? एट द पॉइंट वेयर इट इंटरसेक्ट्स द y-axis. मतलब जहां पे y-axis को कर्व मीट कर रहा है वहां पर नॉर्मल बन रहा है, मतलब y-axis पे बन रहा है. मतलब x इज इक्वल टू 0 पे बन रहा होगा, तो इसमें x इज इक्वल टू 0 डालोगे तो y कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा? देखो, दिस इज y इंटू
-2 इंटू -3 विच इज 6 ओनली, तो y इज इक्वल टू 1, मतलब 0,1 पे यू आर मेकिंग नॉर्मल। तो अभी इसके आगे आप शायद कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि इसको पहले ओपन करो, x² माइनस 5x प्लस 6 माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यू हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स। उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लोगे, आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल मिलेगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालो, कौन से पॉइंट पे चाहिए ये, 0,1 पे, ठीक है। dy बाई डी एक्स एट 0,1 यू फाइंड, then you find the equation of normal and see which of the options is satisfying it, that will be your answer, ठीक है। चलो come on do it fast, come on, all right, yes, here you go, option C, हाफ कॉमा हाफ उसको सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज योर आंसर, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, फिर से वेरी इजी। चलो लेट्स डू द नेक्स्ट वन। ओके, let C be a curve given by y of x is equal to 1 plus square root of 4x minus 3. P is a point on this curve such that the tangent at P has slope 2 by 3. Then a point through which the normal at P passes is. Again, it seems very difficult but it is actually very easy. आपको क्या करना है, y दिया है, dy by dx निकालो, क्या मिलेगा, 1 upon 2 root of 4x minus 3 is into 4 आ जाएगा। ओके, नाउ सी द प्रॉब्लम हियर इज, आपको पूछा क्या है ना, वो देखो पहले। यू हैव टू फाइंड द पॉइंट थ्रू विच द नॉर्मल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट P पासेस, मतलब नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए। नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए एक पॉइंट P पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P पे, बट आपको P नहीं मालूम है। तो वो P पता करने के लिए आपको ये इंफॉर्मेशन दिया है कि जो P पे टैंजेंट बन रहा है ना, उसका स्लोप 2/3 है। मतलब ये वाला जो टैंजेंट है उसका स्लोप 2/3 है, मतलब दिस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस 3, यू आर गेटिंग दिस इक्वल टू 2/3। So from here you will get the x coordinate. From here you will get the x coordinate. You put it here, you will get the y coordinate. मतलब तुमको क्या मिलेगा, p मिलेगा। अगर p मिल गया तो स्लोप ऑफ टैंजेंट तो 2/3 है, नॉर्मल का स्लोप -3/2 रहने वाला है। आप इक्वेशन निकालो नॉर्मल का एंड सॉल्व करो। यस, ऑल राइट, समझा। क्या करना है, इधर से x निकालना है, कर्व के इक्वेशन में डाल के y निकालना है, आपको मिल गया आपका पॉइंट P। फिर उससे बस आपको इक्वेशन निकालनी है नॉर्मल की। There you go, sorry, got it? It seems very lengthy but it's not actually, it's not very big, it's very easy, got it? चले आगे बढ़े। ऑल राइट, लेट्स सी व्हाट वी हैव नेक्स्ट, क्या है देखते। ओके, उसको देख के डरो मत, उसको देख के डरो मत, क्यों नहीं डरना है, बिकॉज डेरिवेटिव में किया है हमने, ये हमें आता है करने के लिए। कंसिडर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स such that x belongs to the interval 0 pi by 2. Normal to this at x is equal to pi by 6 also passes through which of the following points। ठीक है, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो। tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स आपको दिया है अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला होता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स द होल स्क्वायर। So here you are getting tan inverse of square root of sin x plus cos x, sorry, cos x plus sin x लेना बेटर है, I'll tell you why in a minute, okay। cos x by 2 plus sin x by 2 हो जाएगा ये, बिकॉज वो डबल एंगल था यहाँ पे इसका आधा होगा, तो cos x by 2 plus sin x by 2 square अपॉन cos x by 2 माइनस sin x by 2 square। I'll tell you why, बिकॉज अगर आपको अब ये स्क्वायर और रूट को कैंसिल करना है, उसके लिए ये वाला पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए, ये वाला पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए। आपको बोला है कि x 0 और पाई बाय 2 के बीच में है, मतलब x बाय 2 जो है वो 0 और पाई बाय 4 के बीच में है। 0 और पाई बाय 4 के बीच में cos x sin x बाय 2 से बड़ा होता है, इसीलिए ये वाला पार्ट जो है वो पॉजिटिव रहेगा, अदरवाइज आपको फिर उसको नेगेटिव कर देना पड़ता। तो यहाँ पर, और ये तो पॉजिटिव ही रहेगा बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सम तो उसका पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ पर नाउ यू विल बी लेफ्ट विथ
tan inverse of cos x by 2 plus sin x by 2 divided by cos x by 2 minus sin x by 2. If you divide this throughout by cos x by 2, you are going to get tan inverse of 1 plus tan x by 2 upon 1 minus tan x by 2. ठीक है, अब यहां पर ये चीज आपको 1 प्लस टैन एक्स बाई टू अपॉन 1 माइनस टैन एक्स बाई टू जो है, इसको अगर आप टैन ए प्लस बी के फॉर्मूला के साथ कंपेयर करोगे तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी टैन पाई बाय 4 प्लस टैन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन पाई बाय 4 टैन एक्स बाई टू. तो ये बन जाता है, पता है क्या, ये बन जाता है टैन ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई टू का फॉर्मूला. This is very important and you keep this in mind so that you don't have to do that again and again. 1 plus tan x by 2 upon 1 minus tan x by 2 tan of pi by 4 plus x by 2 ही होता है. So let's do that. Tan inverse of tan pi by 4 plus x by 2. You are left with simply pi by 4 plus x by 2. pi by 4 plus x by 2 ये तुम्हारा y है, हो गया. नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, x is equal to pi by 6 and you have to see which of the points it passes through. Please complete this for me guys, come on fast. चलो, come on, let me know the answer, come on. Got it? Yes. So inverse functions बहुत अच्छे से करो, derivatives उसके आते हैं काफ़ी frequently. Make sure that you are comfortable with them. चले आगे बढ़े. So 0,2 pi by 3 उसको satisfy कर रहा है. 0,2 pi by 3 उसको satisfy कर रहा है. That is your answer, which is option B. और just one thing यार, 0,2 pi by 3 उसको satisfy कर रहा है. अगर x की जगह पे 2 pi by 3 आ जाता तो वो नहीं satisfy करता, because x जो है वो 0, pi by 2 के बीच में lie कर रहा है, ऐसा आपको बोल रहा है. y के लिए they have not given any constraint, x के लिए that constraint is there. Okay, चलो, shall we move ahead? Yes. All right guys. Okay, let's see what is this. Let the normal at a point P on the curve y square minus 3x square plus y plus 10 is equal to 0 intersect the y axis at 0, 3 by 2. एक नॉर्मल एक पॉइंट P पे जो कि y axis को 0, 3 by 2 पे काट रहा है. If m is the slope of the tangent, then what is mod m? Okay. ठीक है, चलो देखते हैं. इसमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दिया नहीं है. कर्व का इक्वेशन दिया है y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस y प्लस 10 इज इक्वल टू 0. डेरिवेटिव निकालो, यू विल गेट माइनस, ये y स्क्वायर का पार्शियल निकाल रहे हैं तो y कांस्टेंट है फिलहाल, ये हो जाएगा माइनस 6x, बस उतना ही आएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा 2y प्लस 1. So that makes it 6x upon 2y plus 1. Now see, point of contact is not given. Point of contact is not given. And what will be the slope of normal? Slope of normal, let's say that you're taking any point of contact as h comma k. ठीक है, तो h comma k पे this is going to become 6h upon 2k plus 1. So slope of normal will become, this is important, तो अलग है तो थोड़ा सा ध्यान दो. Slope of normal will become minus of 2k plus 1 upon 6h. It will become minus of 2k plus 1 upon 6h. Yes. So what will be the equation of normal at h comma k? The equation will be y minus k is equal to minus 2k plus 1 upon 6h into x minus h. Correct? नाउ वो बोल रहा है कि y एक्सिस को 0, 3 by 2 पे इंटरसेक्ट करता है, मतलब 0, 3 by 2 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए. 0, 3 by 2 should satisfy this. So you are getting 3 by 2 minus k is equal to minus 2 times 3 by 2 plus 1 upon 6. एक मिनट, h comma k is 0, 3 by 2, correct? सॉरी आई मेड अ मिस्टेक. x कॉमा 0 की जगह पे आप डाल रहे हो, एक्सट्रीमली सॉरी. या सो x कॉमा 0 की जगह, x कॉमा y की जगह पे यू हैव टू पुट नॉट h कॉमा k, 2k plus 1 upon 6h into 0 minus h you have, right? Let's simplify this now. What are you getting? You are getting ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो h into 2k plus 1 upon 6h. You will get the value of k from here. I'll tell you what to do. You get the value of k, you put h comma k in this equation,
you will get the value of h. You will get the value of h. What you will do after that is your h comma k you will substitute here. No, not here, sorry, here. Slope of tangent निकालना है. Your h comma k you will substitute here and you will get the value of m. आपको उसका mod ही निकालना है वैसे भी. तो कम ऑन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k फ्रॉम योर सी. एच एच तो कैंसिल हो रहा है, k ही मिलेगा यहाँ से. सीधा सीधा k मिलेगा, इसमें डालो, h निकालो, h और k दोनों को यहाँ पर डाल के find out the slope for me and tell me. Come on, fast guys. Come on, come on, come on. Getting it? Mod m is equal to 4. That is your answer. All right? Amazing guys. Very, very good. Now let's move to your mean value theorem. सबसे पहले LMVT पे आते हैं. The value of C in LMVT for this function जहाँ पे x जो है वो 0,1 के इंटरवल में है is what? All right, let's see. सबसे पहले LMVT एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. क्या होता है? If f of x is continuous on some interval a comma b and differentiable on that open interval, then there exists a c belonging to this interval such that f dash of c is equal to f of b minus f of a upon b minus a. This is a polynomial function. It will be continuous and differentiable on 0,1. तो अभी मुझे यहाँ पे ये a जो है वो 0 हो गया, ये b जो है वो 1 हो गया. What I need is f of 0, which is 11. f of 1 क्या होगा? 1 minus 4 plus 8 plus 11, जो कि क्या मिल जाएगा मुझे? 8 plus 1 is 9 plus 11 is 20 minus 4 is 16. All right. f of x है मेरे पास x cube minus 4x square plus 8x plus 11. Let us find f dash of x. 3x square minus 8x plus 8. तो f dash of c क्या हो रहा है? f dash of c क्या हो रहा है? 3c square minus 8c plus 8. वो बोल रहा है f dash of c इसके इक्वल है. तो that will be 3c square minus 8c plus 8 is equal to f of b, which is 16. This is f of a. So that will be 16 minus 11 upon b minus a. Correct? तो ये क्या मिल रहा है मुझे? ये मिल रहा है 3c स्क्वायर माइनस 8c प्लस 8 इज इक्वल टू 16 माइनस 11 होता है 5. सो दैट इज 3c स्क्वायर माइनस 8c, 8 माइनस 5 इज 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0. फॉर्मूला मेथड से निकालते हैं इसका x माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. So that is c is equal to 8 plus or minus b square, which is 64 minus 4 into 3 into 3 upon 2a, which is 3. So here you are getting 8 plus or minus 64 minus 36, I believe, right? 64 minus 36 is how much? 64 minus 36 is 28 upon 2 into 3. You can write this as 8 plus or minus for 2 root 7, sorry, upon 2 into 3. That gives you 4 plus or minus root 7 by 3. You need it to lie in 0,1. 0,1 में 4 minus root 7 by 3 lie करता है. So that is going to be your answer. This is option D. Got it? Yes? Amazing guys. Direct state board level question है ये. Even though I think this is a part of the easy part जो consider होता है आपके boards में, वो part है ये. This is very simple. Okay? चलो, come on, complete this, quite easy. आगे बढ़ते हैं. चलो, even though that 4 plus root 7 was not given, in case वो आपको दे दे, आपको पता होना चाहिए कि आप वो टिक नहीं करोगे, बिकॉज प्लस हमें अच्छा लगता है, माइनस साइन से एलर्जी है पहले से, तो हम वो छोड़ देते हैं. बट ऐसा मत करो, वो इंटरवल उनको भी पता है कि आपको माइनस साइन नहीं पसंद है, वो जबरदस्ती माइनस ही रखते हैं आंसर में हमेशा. चलो, लेट्स मूव अहेड. या अगला देखते हैं, रोल्स पे क्वेश्चन देखते हैं अभी. If C is a point at which Rolle's theorem holds for this function in 3,4, where alpha belongs to the set of real numbers, then f double dash of C is what? F double dash of C उन्होंने पूछा है, ठीक है? Okay, that's because f dash of C will be 0. So they have asked for f double dash of C.
They're very smart. Why will f dash of c be 0? Because what is the Rolle's theorem? The Rolle's theorem says that if f of x is continuous and on a comma b and differentiable also, and f of a is equal to f of b, मतलब आपके इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे अगर फंक्शन की वैल्यू सेम है तो ऐसा एक सी होना चाहिए जहां पर डेरिवेटिव जीरो होगा. ओके, तो सबसे पहले ये एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी जो है वो इक्वेट करके अल्फा का वैल्यू निकालते हैं वहां से, है ना. तो एफ ऑफ 3 और एफ ऑफ 4 जो है वो इक्वल आ जाएंगे. व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब हो जाएगा ये 3 स्क्वायर प्लस अल्फा अपॉन 7 इंटू 3 is equal to log of 4 square plus alpha upon 7 into 4. Taking anti-log on both sides, you will get 9 plus alpha upon 7 into 3 is equal to 16 plus alpha upon 7 into 4. You'll get, what will you get? First of all, cancel this 7 out and then simply cross multiply. So you're getting 36 plus 4 alpha is equal to 48 plus 3 alpha. मतलब अल्फा की वैल्यू आपको मिल रही है 48 माइनस 36 विच इज 12. तो आपका f of x गाइस बन जाता है log to the base e of x square plus 12 upon 7x. If you use थोड़ा सा log का properties, you can write it as log of x square plus 12 minus log 7 minus log x. This avoids your UV rule. U by V actually, not even UV. Chalo, let's differentiate this. You will get, this is 12. Sorry, this is 12. So you get f dash as 1 upon x square plus 12. अंदर जाके डेरिवेटिव लोगे 2x आएगा. log 7 कांस्टेंट है 0 minus 1 upon x. You need to find a point C such that this f dash of C is 0. So what are we getting? We are getting 2c upon c square plus 12 minus 1 by c is equal to 0. ये हो जाता है 2c square minus c square minus 12 is equal to 0, since that will go there. So you get c square is equal to 12. Now what you have to do is at this particular point c square you have to find the value of the double derivative. मतलब ये f of x को भी आपको फिर से करना है डिफरेंशिएट. तो चलो this one f double dash of x, you will differentiate this. Let me write it again, otherwise it will get unnecessarily complicated. Yeah, f dash of x is 2x upon x square plus 12 minus 1 by x. If you differentiate this again, you are going to get x square plus 12 into 2 minus 2x into 2x upon x square plus 12 the whole square minus 1 by x का डेरिवेटिव होगा प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. सी स्क्वायर का वैल्यू आपको इसमें 12 डालना है गाइज. आई थिंक ये आप कर सकते हो बिकॉज सी इफ यू मल्टीप्लाई, यहाँ पे x का कोई टर्म ही नहीं है, एक्स स्क्वायर का ही टर्म है. तो कम ऑन, फाइंड मी द वैल्यू ऑफ f डबल डैश ऑफ c. फास्ट फास्ट फास्ट, कम ऑन कम ऑन कम ऑन. Easy question, yes? Yes? All right, great. All right, yeah. Okay, shall we move ahead? Yes? All right, let's see the next question. Let f be a twice differentiable function on 1, 6. अगर f of 2 8 है, f dash of 2 5 है, f dash of x अगर 1 से बड़ा है और f double dash of x अगर 4 से बड़ा है, for all x belonging to 1, 6, then which of these options is correct? Now this is a very good question. It is very easy. Once you understand it, you'll be able to, you'll remember it always. What exactly is happening here? See, देखो आपको पता है कि आपका LMBT क्या होता है. आपका LMBT होता है f dash of c is equal to f of b minus f of a upon b minus a. करेक्ट. नाउ f dash of c अगर इसके इक्वल है तो गाइज f double dash of c अगर मुझे चाहिए तो कैन आई से दैट इट विल बी f dash of b minus f dash of a upon b minus a. या ये होगा बिकॉज इन दैट केस आपका फंक्शन जो है वो f dash of x बन जाएगा एंड डेरिवेटिव विल बिकम f double dash of x. ओके, नाउ इफ इट इज डिफरेंशिएबल ऑन 1, 6, मतलब वहां पे LMVT एप्लीकेबल है. ऑल्सो 1, 6 के बीच में अगर डिफरेंशिएबल है तो
2,5 के बीच में भी डिफरेंशिएबल होगा बिकॉज वो उसके अंदर ही होता है। हाँ, अगर मैं 0,7 बोल दूं तो फिर वो बाहर चला जाएगा, बट 2,5 तो उसके अंदर ही आता है, तो 2,5 में इट इज गोइंग टू बी डिफरेंशिएबल। मैम वाई 2,5? बिकॉज मुझे ना f(2) की वैल्यू दी है और f(5) मुझसे पूछा गया है। तो what I am going to do is, first I am going to use my LMVT on 2,5. And what am I going to get? I will get some f dash of c is equal to f(5) minus f(2) upon 5 minus 2. मुझे लेकिन बोला है कि कोई भी x जो कि 1,6 के बीच में लाई करता है उसके लिए f dash of x 1 से बड़ा है। c ये जो है वो 1,6 के बीच में लाई करेगा अकॉर्डिंग टू LMVT, मतलब f dash of c जो है वो भी 1 से बड़ा होना चाहिए। मतलब दिस थिंग नीड्स टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। f(5) माइनस f(2) क्वेश्चन में दिया है अपॉन 3 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, which means that your f(5) minus 8 has to be greater than or equal to 3. f(5) must be greater than or equal to 11. Same thing, the exact same thing can you not do for this f double dash of x? Your f double dash of c should lie between f of, you should take some other variable, but ठीक है चलो, हमने कुछ यूज तो किया नहीं है उसको। This will be equal to f dash of 5 minus f dash of 2 upon 5 minus 2. Why f dash of 5? Because in this case your f dash of x will become the function और उसका फिर डेरिवेटिव f डबल डैश ऑफ x हो जाता है। तो अगर आपको उसका डेरिवेटिव चाहिए तो वो फिर f डबल डैश ऑफ c हो जाएगा। f डबल डैश ऑफ x अब आपको बोला है कि वो 4 से बड़ा है, तो दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। मतलब f डैश ऑफ 5 माइनस f डैश ऑफ 2 अपॉन 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। f डैश ऑफ 2 आपको बोला है कि 5 है, तो f dash of 5 minus 5 is greater than or equal to 12, which means that your f dash of 5 is greater than or equal to 17. Look at these two and tell me कि आपको आंसर क्या आएगा। आपको ऐड करना पड़ेगा दोनों को, है ना। यू विल गेट द आंसर ए, f of 5 plus f dash of 5, 17 plus 11 gives you 28. That will be your answer. Got it? Yes. So थोड़ा सा अलग है बट है काफी आसान ये भी, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा अलग है। ऑल राइट, चलो लेट्स गो, लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। ओके, this one, this is also similar. Let f be any function which is continuous on a, b and twice differentiable again. For all x belonging to a, f dash of x is greater than 0, f double dash of x is less than 0. Then for any c that belongs to this interval a comma b, f of c minus f of a upon f of b minus f of c क्या होगा। काफी easy है ये। Let's see how we are going to do this. देखो वहां पे ना f of c बोला है आपको f of c पूछा है वहां पर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट विल यू हैव टू डू। f of c कैसे आएगा, f of c कैसे आने वाला है, आपको तो f dash of c मिलता है, तो f of c आप कैसे लाओगे। सोचो पिछले क्वेश्चन में आपने 2 और 5 लाया था, तो आप c ला सकते हो क्या। थिंक अबाउट इट, कम ऑन थिंक अबाउट इट फॉर अ मिनट, हाउ विल यू डू दिस। देखो हम क्या करेंगे, हम एक इंटरवल लेंगे a कॉमा सी, विल टेक एन इंटरवल a कॉमा सी, बिकॉज f of c लाने के लिए आपको इंटरवल a कॉमा सी लेना ही पड़ेगा। इसमें हम अज्यूम करते हैं कि कोई अल्फा लाई करता है, तो फिर वो f डैश ऑफ अल्फा जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू f of c माइनस f of a अपॉन c माइनस a। सिमिलरली वी विल टेक अनदर बीटा दैट बिलोंग्स टू c कॉमा b, तो in that case your f dash of beta guys should become what, f of b minus f of c upon b minus c। now the important part here, f डबल डैश ऑफ x उन्होंने बोला है कि हमेशा लेस देन 0 है। ये चीज आप अगले वाला जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का वीडियो होगा उसमें आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे। अगर कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है, that means that your function is decreasing. What is the meaning of a decreasing function? फंक्शन का ग्राफ जैसे जैसे x की वैल्यू जो है वो बढ़ती है वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू जो है वो कम होती है।
मतलब अगर एफ ऑफ एक्स डिक्रीजिंग है तो फॉर एनी अल्फा विच इज ग्रेटर देन बीटा द फंक्शन का वैल्यू विल बिकम लेस. So here in this case it is said that f double dash of x is less than 0. यहाँ पे बोला है कि f डबल डैश ऑफ x इज लेस देन 0, मतलब यहाँ पे आपका f डैश ऑफ x जो है वो डिक्रीजिंग है. f डैश ऑफ x अगर डिक्रीजिंग है तो अल्फा की अगर वैल्यू बीटा से छोटी है तो f डैश ऑफ अल्फा की वैल्यू f डैश ऑफ बीटा से बड़ी होनी चाहिए. गॉट इट? यस. So if you put f dash of alpha and f dash of beta over here, what are you going to get? You are going to get f of c minus f of a upon c minus a is greater than f of b minus f of c upon b minus c. Now what will you do ahead? अभी तक आया तो नहीं, आपको क्या चाहिए? कुछ नहीं, इसको सिर्फ शिफ्ट करना पड़ेगा आपको. गॉट द आंसर? मिल गया ना? बताओ क्या है? यस, थोड़ा सिर्फ शिफ्ट ही करना है. There you go, ऑप्शन सी. तो f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 का यहाँ पे थोड़ा यूज नहीं था, बट f डबल डैश ऑफ x लेस देन 0 का यूज आ गया. ठीक है, गॉट इट? यस. सो दिस इज अनदर वे इन विच योर मीन वैल्यू थ्योरम्स कैन बी आस्क्ड. ऑलराइट, लेट्स हैव अ लुक एट द लास्ट वन फॉर टुडे. LMVT का थोड़ा एडवांस क्वेश्चन किया है तो रोल्स का भी करेंगे. For all twice differentiable functions with f of 0 is equal to f of 1 is equal to f dash of 0 is 0, which of the following options is correct? Let's take a deep breath and think about this question. Okay, सोचते हैं थोड़ा इस पे. How do I know first of all कि roles का है? I know because of this. f of 0 और f of 1 दोनों भी आपको इक्वल दिए हैं, मतलब वो रोल्स का ही क्वेश्चन है. ठीक है, ये LMBT में नहीं होता है. ओके, तो देखो 0,1 में f of 0 और f of 1 अगर इक्वल है, f of 0 और f of 1 अगर इक्वल है, so there should be some alpha that lies between 0,1 such that your f dash of alpha will be 0, such that your f dash of alpha will be 0. correct? Now उन्होंने ये भी बोला है कि f dash of 0 जो है वो भी 0 है. okay, let me take your f dash of x to be some other function h of x. मतलब अब वो आपको बोल रहा है कि h of alpha और h of 0 दोनों इक्वल है. मतलब कैन आई से दैट देयर विल बी सम बीटा that is lying between 0 and alpha, that is lying between 0 and alpha, for which h dash of beta will be 0 now. For some beta lying in the interval 0 comma alpha, there will be some beta for which the derivative of h is 0. बट ये h डैश क्या होगा? h डैश क्या हो गया यहाँ से? h डैश ऑफ x तो यहाँ से f डबल डैश ऑफ x होगा. मतलब देर विल बी सम वैल्यू ऑफ बीटा बिटवीन 0 एंड अल्फा सच दैट योर डबल डेरिवेटिव विल बी 0. अब ये 0 कॉमा बीटा जो है, सॉरी दिस बीटा जो है वो 0 कॉमा अल्फा वाले इंटरवल में लाई करता है, बट अल्फा तो 0 और 1 के बीच में ही है ना. मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, ये देखो, ये 0 और 1 के बीच में एक इंटरवल है, वहां पे कहीं तो एक पॉइंट अल्फा है, और 0 और अल्फा के बीच में एक पॉइंट बीटा है. मतलब बीटा पॉइंट 0 और 1 के बीच में ही लाई कर रहा है. मतलब बेसिकली दिस बीटा लाइज इन 0 एंड 1 ओनली. मतलब there will exist some point beta for which the double derivative is going to be 0 in the interval 0 comma 1. So your answer is what? Your answer is option A, for some value of x. For all values नहीं होगा, and ऐसा भी नहीं होगा कि कोई भी value नहीं होगा. It will be for some value of x. This is going to be 0. This is the answer. Got it? Alright. So quite conceptual. Good question ये भी. Okay. Alright, so with that, we come to the end of our first lecture on application of derivatives. Here are some homework questions for you that you should be able to solve quite easily after this lecture. The first one is you refer to the LMVT ka question that we did and solve it like that. It is very similar. I understand that it might seem and look intimidating, but it is not. Trust me on that. ऑलराइट, बाकी के दो तो काफी आसान है, आप आराम से कर सकते हो. लेट मी नो द आंसर्स फॉर दिस. वी आर डन विद tangents and normals, rate of change of quantities and mean value theorems.
Maxima, minima, and increasing, decreasing we will do in the second part of application of derivatives, which you should be able to see quite soon. Thank you so much for watching, guys. I hope you enjoyed the video. I hope these concepts are clear to you, especially tangent and normals. I hope you have done it very, very well, because one question is definitely going to come from there. So, thank you, guys. See you next time. Bye bye. Take care and good luck.